Good evening friends, this is K. Vikrant and today we are going to learn SC Verma problem, है ना। SC Verma प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का SC Verma प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने सॉल्व किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम, ठीक है। 1 to 10 किया था हम लोगों ने। उसके आगे करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ओके, अरे यार ये वायर ठीक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है, 1 सेकेंड। माइक का वायर थोड़ा ज्यादा हो गया था, उसे कम कर दें, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कंसीडर ए गोल्ड न्यूक्लियस टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन। देखिए गोल्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। एक गोल्ड न्यूक्लियस है और उस गोल्ड न्यूक्लियस का आपको रेडियस दिया गया है। गोल्ड न्यूक्लियस का रेडियस दिया गया है, कितना दिया गया है? 6.9 फर्मी। फर्मी का मतलब क्या होता है? 10 के पावर माइनस 15 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ओके, ये गोल्ड न्यूक्लियस का रेडियस है। बोला गया कि आपको जब दो प्रोटॉन एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहेगा तो दोनों के बीच फोर्स क्या लगेगा। दो प्रोटॉन मैक्सिमम दूरी पर कैसे रह सकता है? एक यहां पे, एक यहां पे, यानी डायमेट्रिकली अपोजिट, है ना। मैक्सिमम दूरी पर कैसे रह सकता है बाबू? तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रहता है ना। और ये न्यूक्लियस का ही हमने बनाया है पिक्चर। न्यूक्लियस का रेडियस 6.9 फर्मी है। तो आप बताइए कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर आपको दो प्रोटॉन कहाँ रह सकता है? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही रहता है ना, न्यूक्लियस से बाहर तो जा नहीं सकता है। तो मैक्सिमम दूरी पर ऐसे रह सकता है, डायमेट्रिकली अपोजिट, यही रह सकता है, ठीक है। ऐसे या ऐसे या ऐसे, जैसे आप डायमेट्रिकली अपोजिट ले लें, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक। चलिए ये 11 है ना, रेडियस है इतना। अब बोला गया कि अगर दो प्रोटॉन लार्जेस्ट डिस्टेंस पर रहेगा तो फोर्स क्या लगेगा, दोनों को निकाल देंगे। तो F बराबर क्या होता है बाबू? बोलिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9। व्हाट इज दिस? ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो आप क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। तो ये चीज अब जब ऐसा लिखते हैं तो हम F बराबर निकाल रहे हैं देखिए ध्यान दीजिए। तो इतना का वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2, दोनों तो प्रोटॉन ही है, दोनों पे चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। तो दोनों सेम होगा Q1 Q2, तो Q1 इंटू Q2 बराबर क्या? इतना का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। रेडियस 6.9 फर्मी है,
तो आप बताइए, क्या बताइए, आप बताइए कि क्या हो जाएगा डायमीटर। तो 13.8 होगा क्या, 13.8 फर्मी। तो 13.8 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। फर्मी का मतलब क्या, 10⁻⁻15 मीटर। ये सिर्फ फर्मी को हमने लिखा है, 6.9 फर्मी बराबर इतना नहीं समझ लेना भाई। फर्मी एक्चुअली ये रेडियस में होता है, 10⁻⁻15 के ऑर्डर में होता है फर्मी, ठीक है। यानी 6.9 फर्मी है, तो आपको 6.9 इंटू 10⁻⁻15 है ना। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻38 होगा ना, 1.6 का स्क्वायर 2.56। ये क्या हो जाएगा बाबू, बोलो 13.8 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये हो जाना चाहिए आपको, अच्छा चलो फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं इसको, इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻30। ऐसा जब ऐसा लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो आपको 10⁻⁻30 है, ये 10⁻⁻38 है, तो ऊपर में बच जाएगा 9 इंटू 10⁻, आपको 9, और ये क्या 10⁻⁻8 भी बचेगा, इंटू क्या बच जाएगा 2.56 अपॉन क्या हो जाएगा, ये इतना लिख लीजिए 13.8 इंटू 13.8, ठीक। तो ये चीज अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें कुछ है नहीं फिजिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स है, ठीक है। सारा बात सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। अब है ये हो जाएगा 2.56 है और 9 है, तो ये हो जाएगा एक्चुअली में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 23.34 इंटू ये मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है 10⁻9 है, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन नीचे में क्या है 13.8 इंटू 13.8। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। बोला कि इसी में एक बात और पूछा गया है, Why do this proton not fly apart under this repulsion? जाहिर सी बात है दोनों प्रोटॉन था तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक ही टाइप का चार्ज है ना, तो क्या लगेगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन बोला रिपल्सिव फोर्स लगने के बाद भी प्रोटॉन फ्लाई क्यों नहीं कर रहा, भाग क्यों नहीं रहे, तो इसको बैलेंस कौन करता है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है, वो पढ़ाया जाएगा, एक चैप्टर ही है आपको न्यूक्लियर, ठीक है, वो पढ़ाएंगे आपको 12th में एक चैप्टर न्यूक्लियर, वहाँ बेहतर समझिएगा। लेकिन बस इतना जान लीजिए जवाब देने के लिए कि आपको न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस करता है, ठीक। चलो 11, अब हम लोग 12 सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया 2 insulating a small sphere are wrapped against each other and placed 1 centimeter apart if they attract each other with a force of 0.1 Newton. How many electrons were transferred from one sphere to the other during rubbing? रैप क्या है, चार्ज अपीयर करने का एक प्रोसेस है, ठीक है ना। यानी कि दो स्फीयर को ऐसे एक दूसरे से ऐसे किया गया, रब किया गया, रगड़ा गया, तो क्या होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया होगा और एक पे निगेटिव चार्ज अपीयर हो गया होगा, ठीक है। तो दो स्फीयर था, दोनों को पहले रब किए, यानी एक दूसरे से ये किए, रगड़े, है ना, और रगड़ने के बाद आपने क्या किया उसे, कि आपको रगड़ने के बाद हम उसे एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के दूरी पर रख दिए। तो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पे तो खैर स्फीयर छोटा है तो कोई बात नहीं, लेकिन स्फीयर में अगर दूरी लिया जाए दो स्फीयर के बीच में, तो दोनों के सेंटर के बीच का दूरी आपको लिया जाता है। लेकिन खैर ये तो स्मॉल स्फीयर है, कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन एक्चुअली लीजिएगा ऐसे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यही रखा गया,
आपको each other placed at 1 centimeter apart if they attract each other with a force of 0.1 न्यूटन। और अब जाहिर सा देखिए रब किया गया था तो एक पे प्लस चार्ज एम्पियर हो जाएगा, एक पे माइनस चार्ज एम्पियर हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है और किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 0.1 न्यूटन। तो बोला गया कि आप ये निकाल दीजिए कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा इससे इस पे, अगर 10 इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इस पे आ गया तो इस पे प्लस 10 ही, और इस पे क्या, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर आ गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकला इस पर आया तो इस पे माइनस 10 ही, इस पे प्लस 10। ये तो आप जानते हैं, हमने पढ़ाया था चार्ज ट्रांसफर। तो ये चीज तो एक बराबर 0.1 न्यूटन, समझ रहे हैं ना। आपको रब का मतलब क्या, दोनों को ऐसे रगड़े और फिर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगा। तो जाहिर सी बात है कि रब करोगे तो क्या होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज एम्पियर हो जाएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज एम्पियर हो जाएगा। और कितना, सेम बराबर, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करेगा उतना इसमें नेगेटिव चार्ज एम्पियर होगा और इस पर क्या हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज एम्पियर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अब ये दिया गया है फोर्स बराबर, तो फोर्स बराबर दिया गया तो सॉल्व कर लीजिए ना। फोर्स बराबर 0.1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। व्हाट इज दिस, ये वाला फोर्स में जो फॉर्मूला हम लिखते हैं 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो, और Q1 Q2 मानिए कि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था। ठीक, तो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो इस पे जो चार्ज एम्पियर हो जाएगा वो प्लस ne, और इस पे जो एम्पियर होगा वो माइनस ne होगा कि नहीं होगा बाबू, बात समझते हैं। तो आपको चार्ज इस पे प्लस ne, इस पे माइनस ne, तो Q1 Q2 क्या हो गया, ne। तो आप ऐसे लिख सकते हैं n इंटू E का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है कि नहीं, स्क्वायर अपॉन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, बाई डिस्टेंस स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर है तो इसको ये कीजिएगा तो 1/100 का स्क्वायर। चल, तो ये ऐसा हमें क्या निकालना है, n निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था तो इस पे प्लस ne आ जाएगा और इस पे माइनस ne आ जाएगा, है ना। चलिए, तो ये आपको 100 का स्क्वायर ऊपर लेकर चले जाइए, ठीक है ना। चलो भाई, और ये क्या, इसमें भी 1/10 होगा, इसको भी उधर लेकर चले जाइए तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू n स्क्वायर इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38, और ये ऊपर चला जाएगा 10 के पावर 4 को, तो 100 के स्क्वायर को 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। और इसमें क्या 0.1 को 1/10 ऐसे लिख सकते हैं नहीं, 0.1 को 1/10, ये 10 कहाँ चला जाएगा भाई, यहाँ चला जाएगा। चलो ठीक, अब जरा देखिए, अब यहाँ से n कैलकुलेट करना है आपको, नहीं कर लेंगे n कैलकुलेट, क्या आप बिल्कुल आसानी से n कैलकुलेट कर लीजिएगा, सबको इधर लेकर आ जाएंगे तो n कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कीजिए कि ये ऐसा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और 10 के पावर वाले का काम कीजिए। तो 1 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये होता है 23.34 करीब इनटू ये जो हो जाएगा 10 टू द पावर 9 और 4 कितना हो जाएगा 10 के पावर 13, और ये क्या है 10 के पावर माइनस 38 है, तो ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 25 होगा ना बाबू। देखो 9 और एक ये भी तो है ना, तो 10 के पावर माइनस 24 हो जाएगा। देखिए ना 10 के पावर 9 9 4 13 1 14, और 38 में से गया तो क्या हो गया 10 के पावर माइनस 24। चलो ऐसा, अब यहाँ से n निकाल दो भाई, ठीक है।
अब हम यहां से n निकाल लेंगे। तो n यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, आपको n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/23.34 इंटू, ये क्या है 10 के पावर -24 है, इधर बाई में आएगा तो क्या आ जाएगा 10 के पावर 24 हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये इस तरीके का चीज समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आप देखिए, आपको अब n स्क्वायर बराबर जो आप लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 100/23.34 इंटू 10⁻²2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब जब लिख सकते हैं तो आपको ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पॉइंट, देखो तो 23.34 है तो आपको 12 और ये 16 हो जाएगा 13, यानी आपको 92 6 है ना, तो 6 60 यानी 4.2 इंटू 10⁻²2 n स्क्वायर बराबर यही हो जाएगा। तो n बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा करीब करीब 2.1 इंटू 10⁻11, यानी इतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा, तब जाकर 0.1 न्यूटन फोर्स लगेगा। सोचो इतना कम फोर्स 0.1 न्यूटन फोर्स लगने के लिए इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना पड़ता है। 2.1 इंटू 10⁻11, 10⁻11 का मतलब समझते हैं कितना ज्यादा है, फ्लोरो से ज्यादा है। ठीक, तो सोचो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में या 2 प्रोटॉन के बीच में कितना कमजोर फोर्स लगता होगा। ठीक, तो ये बात है। चलिए ये 12 हो गया, 13 करें। ओके जी, ठीक है। बार डेली कीजिए, डेली इसका आप कम से कम 10 सवाल कीजिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, ऑब्जेक्टिव हो, वर्कआउट हो। ठीक है, और अगर ये सब कर लिए तो इसमें एक कॉलम दिया हुआ आता है आंसर फॉर शॉर्ट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, आप वो भी कर सकते हैं। उसमें भी आपको काफी कंसेप्चुअल सवाल है, उससे भी कुछ सवाल बताएंगे। चलिए देखिए 12 हो गया, 13 आइए। NaCl molecule is bound due to the electric force between the sodium and the chlorine ion. When one electron of sodium is transferred to chlorine, taking the separation between ions to be 2.75 into 10⁻⁻8 centimeter. Find the force of attraction between them. State the assumptions, if any, that you have made. देखिए ध्यान दीजिए, बोला गया कि NaCl में आपको Na प्लस और Cl माइनस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इसी वजह से बांधा हुआ है, ऐसा बोला गया। और दोनों के बीच में एक दूरी दे दिया गया है। ठीक है, और Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज है, तो आप जानते हैं, तो वही पूछा है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या है निकालिए। समझ रहे हैं, सवाल में कहा गया कि Na प्लस Cl माइनस के बीच में एक दूरी दिया गया है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स निकालिए, निकाल दीजिए। तो ये NaCl molecule is bound due to the electric force between the sodium and the chlorine ion, वही बात। सेपरेशन लिया गया 2.75। देखिए ये है Na प्लस
और ये है Cl माइनस, और दूरी जो लिया गया वो लिया गया 2.75 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, इतना दूरी लिया गया। ठीक है, चलिए फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम निकाल दीजिए ना भाई, क्या हो जाएगा? आपको फोर्स का फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना कि 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। तो 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और देखिए तो Na प्लस Cl माइनस, यानी इस पे एक प्लस चार्ज एम्पियर है, इस पे एक माइनस चार्ज एम्पियर है, तो यानी इस पर एक प्रोटॉन एम्पियर, इस पर एक इलेक्ट्रॉन एम्पियर है। तो चार्ज क्या आ जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर है ना। इस पर भी 1.6 × 10⁻⁻19 नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एम्पियर था। इस पे क्या 1.6 × 10⁻⁻19 नेगेटिव चार्ज एम्पियर था। ठीक है, इतना का स्क्वायर अपॉन ये कर दीजिए डिस्टेंस का स्क्वायर। सेंटीमीटर ही लिया है बाबू, हाँ सेंटीमीटर भाई, सेंटीमीटर क्यों लिए थे? माइनस में लिए थे तो मीटर में लेते वर्मा साहब। तो ये हो जाएगा 2.75 × 10⁻⁻8 बाई 100, क्या मीटर में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर। ठीक, चलो तो ये बातें अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए। तो फोर्स बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 × 10⁻9, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.56 × 10⁻38। ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा 2.75 का स्क्वायर गुने ये देखिए तो क्या हो जाएगा आपको, ये 10⁻⁻8 है और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो नहीं होगा 100 का स्क्वायर। ठीक है, लो ना भाई, ऐसे ही लिख देते हैं 10⁻16 इसको लिख सकते हैं, और बाई में क्या, बाई में 100 का स्क्वायर। चलो ऐसा लिख दिया। अब F बराबर 9 × 10⁻9 × 2.56 इंटू ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा 10⁻4 10⁻−38 सब सही लिखा। ये क्या 2.75 का स्क्वायर गुने ये क्या आ जाएगा बाबू 10⁻−16। अब इसको लिख दीजिए इधर। ठीक, तो लिखिए क्या हो जाएगा, देखिए तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 23.34 इंटू ये वाले मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर देखो क्या है, सबको एक ही बार कर दीजिए 10⁻−16 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा प्लस में हो जाएगा। तो 10⁻16 10⁻20 और ये 29 और ये क्या है 38 है, तो 10⁻−9 बच जाएगा। अपॉन आपको ये क्या है 2.75 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा। तो आपको 2.75 का स्क्वायर जो होगा वो 8 पॉइंट समथिंग होना चाहिए या 7, ये आपको ठीक कैलकुलेट कर लेना भाई। अब इसके बाद तो मैथमेटिक्स ही है। ठीक है, गुना है तो गुना करके और इसमें डिवाइड कर देना है। ठीक, चलिए तो ये कौन सा सवाल था? 13 था। ठीक है, आपको करने के बाद सब कुछ आना चाहिए 3.05। ठीक है ना, आपको आना चाहिए 3.05 × 10⁻⁹9 न्यूटन। ठीक, चलिए हो गया। तो ये था 13। अब हम लोग देखते हैं 14 वाला, फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। क्या बात, दो प्रोटॉन्स का आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है, निकाल देंगे है ना।
देखिए ध्यान दीजिए, काफी आसान सवाल है ये भी। 14 में रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, किसका? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का, तो देखिए दो प्रोटॉन मानिए कुछ दूरी पर ऐसे था, है कि नहीं, r दूरी पर था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, मानो कि चार्ज को p ही मान लिए, तो p का स्क्वायर बाई r का स्क्वायर। मास अगर इसका मास ऑफ प्रोटॉन है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। क्या है ये? g का वैल्यू है। ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर आप क्या लिखते हैं बाबू? Gm1 m2 बाई r स्क्वायर। तो g का वैल्यू, जो g है ना, इसका वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू, दोनों तो प्रोटॉन ही है, तो दोनों का मास अगर m मान लिया तो आपको क्या आ जाएगा? m का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब यही दोनों का रेशियो पूछ रहा है कि इसका रेशियो बताइए, तो निकाल दीजिए Fe बाई Fg। तो ऐसा करेंगे आप, तो देखिए तो ये क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और देखो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अरे यही होता है ना भाई, का स्क्वायर कर दीजिए बाई r स्क्वायर, तो कट जाएगा ना। अच्छा चलो अभी लिखते हैं r स्क्वायर, और बाई इसको लिखिए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है जी? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। यही होता है ना, केजी में अगर लिखे तो, बाई r स्क्वायर, r से r कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास? जो बचा वो ऊपर में ऐसा बचा, ये हो जाएगा 9 इंटू, देखिए तो ये 10 टू द पावर 9 है, और ये 2.56 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये -38 हो जाएगा। और ये देखिए नीचे में क्या है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू, देखिए ये भी करीब करीब उतना ही है, ठीक है ना, 1.6 ही है, तो ये भी 2.57, ऐसे 1.67 होता है, लेकिन हम 1.6 ही लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज इतना इंटू ये हो जाएगा 27 दूनी 54, 10 के पावर -54, ठीक। तो ये चीज अब सॉल्व कर लीजिए ना, ये कट गया, ये जब कट गया तो आपको क्या बच गया? 9। देखो अब 10 के पावर -38 है, 10 के पावर -11, 10 के पावर माइनस ये, तो अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर में जो पावर हो जाएगा 10 के पावर -29 हो जाएगा, 9 गुने 10 के पावर -29, और नीचे में क्या आ जाएगा? 6.67 इंटू ये क्या आ जाएगा बताइए? तो 10 के पावर -65 होगा ना जी। अब कट लो तो क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10 टू दी पावर वाला को पहले सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कितना बच जाएगा? 65 में से 29 जाएगा, तो बोलो बाबू, बोल भी दो, 36 बचेगा क्या? ठीक है, तो ये, और y में क्या? 6.67। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 1 पॉइंट, ठीक है, और आपको फिर हो जाएगा जाके ये तो 1.3 इंटू 10 टू द पावर 36, यही क्या होगा? रेशियो होगा, है ना। ठीक है, आपको कौन सा क्वेश्चन था? ये 14, ठीक है ना, 14 का यही बाबू, ठीक है। अरे यार क्या, चलिए अब आगे देखें, सवाल है 15, सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स।
चल 15 करते हैं हम। फिफ्टीन करें। देखिए ध्यान दीजिए, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन टू प्रोटॉन्स which may be written as F is equal to CE minus KR upon R square. Right dimensional formula and appropriate assignment of C and K. सबसे पहले तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, क्या होगा C और K, इसमें जो दो टर्म यूज किया गया है। ठीक, चलिए पहले सवाल तो लिख लें। क्वेश्चन नंबर क्या है 15। F बराबर दिया गया है CE के पावर माइनस KR अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, चलिए बोले है कि आप सबसे पहले क्या लिखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला और असाइनमेंट लिखना है C और K का, तो लिख दीजिए, है ना। C और K का लिखना है तो लिख दीजिए ना। सबसे पहले एक बात बताओ, फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, MLT-2 बराबर C का हमको नहीं पता तो C का हम लिखते हैं, ऐसे C ही रहने देते हैं। अब बताओ E के पावर माइनस KR क्या है, कोई एक नंबर है ना। E के पावर, ये पूरा जो टर्म है बाबू, व्हाट इज दिस, ये पूरा टर्म एक नंबर है ना। E के पावर आप कुछ भी लेते हैं, माइन कुछ भी, वो क्या होता है नंबर होता है रियल, क्योंकि E का वैल्यू क्या आता है 2.7 के आसपास। तो नंबर पे आप कोई पावर चढ़ाओगे तो नंबर ही मिलेगा ना। चलिए, तो ये नंबर है तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, 1 लिखिए उसको। ये R क्या है डिस्टेंस, तो इसका क्या हो जाएगा L का स्क्वायर। अब निकाल लीजिए C को यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला, तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला जो हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ML3T-2 क्या हो जाएगा C का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बोला कि C का यूनिट भी बता दीजिए, तो बता देंगे। यूनिट के लिए क्या करना है, इसको क्या हम लिखते हैं न्यूटन लिखते हैं, है ना। न्यूटन बराबर ये क्या है C, और ये क्या है नीचे में मीटर स्क्वायर। लेंथ को क्या लिखेगा, लेंथ स्क्वायर को मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या C का यूनिट। आप पूछ रहे हैं K का, तो एक बात बताओ, ये जो E के पावर KR है माइनस KR, तो E के पावर में आप कोई नंबर ही चढ़ाते हैं ना। अरे भाई E नंबर है तो उसके पावर में कोई नंबर ही आएगा ना। तो क्या है KR इज नंबर, KR क्या है नंबर है, तो नंबर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं लेकिन एक मान लीजिए कि यूनिटी एक होता है यूनिट। चलिए, तो KR बराबर 1, ठीक है। तो K का डायमेंशनल फॉर्मूला K ऐसे ले लीजिए अपॉन 1/R। तो R का क्या होता है डिस्टेंस है, लेंथ, तो इसका K का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L के पावर माइनस 1। अब पूछ रहा है इसका यूनिट, तो यूनिट भी बता दीजिए ना भाई, क्या आ जाएगा आपको K बराबर 1/R लिखिएगा, तो R का क्या होता है मीटर होता है, तो K का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्क्वायर मीटर, मीटर के पावर माइनस 1। ठीक, असाइनमेंट हमने डायमेंशन लिख दिया, असाइनमेंट लिख दिया। अब इसी में कहा गया इस सवाल में आगे K का वैल्यू 1 फर्मी मान लिया, ठीक है, एंड दैट द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज बैलेंस्ड बाय एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स व्हेन द सेपरेशन इज 5 फर्मी। K का वैल्यू 1 फर्मी लिया है, डिस्टेंस यानी R का वैल्यू 5 फर्मी लिया है, आपसे पूछा है C का वैल्यू। ठीक, आई बात समझ में।
ये 15 है ना, 15 देख लीजिए भाई, ml क्यूब t के पावर -2 al माइनस, चलिए ठीक है ओके। अब देखो जरा ध्यान दो कि इसी सवाल में आगे कहा गया कि जो फोर्स लिया गया था ना, ये फोर्स आपको बैलेंस कर रहा था किसको, रिपल्सिव न्यूक्लियर फोर्स को, सॉरी रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर रहा था। इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था उसको क्या कर रहा था, ये बैलेंस कर रहा था। भाई जल्दी लिखो, टाइम लगता है तो बताइए, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो फोर्स है एक बराबर क्या लिखा गया भाई, सी ई के पावर -kr/r², ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है रिपल्सिव न्यूक्लियर फोर्स को। तो रिपल्सिव न्यूक्लियर फोर्स बराबर क्या लिखेगा, 9 × 10⁹ इंटू प्रोटॉन्स। एक्चुअली में आपको न्यूक्लियर फोर्स क्यों बोल दे रहा हूं मैं, एक्चुअली रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी दो आपको प्रोटॉन, ये क्या है, ये आपको न्यूक्लियस का सीन है कि न्यूक्लियस में आपको दो प्रोटॉन के बीच में ये आपको अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है, ये वाला, ठीक है ना। और ये बैलेंस कर रहा है क्या, दो प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि उस पे रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। ये बैलेंस कर रहा है किसको, ये वाला फोर्स बैलेंस कर रहा है आपको रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को, ठीक है। तो 9 × 10⁹ है ना, रिपल्सिव फोर्स लिखिएगा तो k का वैल्यू है 1/4πε0, और चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन आपको क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो r², तो r² से r² क्या खत्म, ठीक। अब इसमें दे दिया गया वैल्यू आपको, एक्चुअली किसका वैल्यू दिया गया है, आपको वैल्यू दे दिया गया है k का, दिया गया है 1 फर्मी, k का वैल्यू क्या दिया गया बाबू, 1 फर्मी दिया गया है, ठीक है। चलिए 1 फर्मी है कि 1 पर फर्मी है, 1 पर फर्मी है, गुड। तो अब आप लिखिए c, है ना, और उसके बाद में e के पावर माइनस, k का वैल्यू 1 फर्मी नहीं 1 पर फर्मी है, यानी 1 पर फर्मी का मतलब समझ रहे हैं, 1 फर्मी, अरे वाह, ऐसे लिखा गया है 1 फर्मी के पावर -1, तो इसका मतलब क्या 1 फर्मी ना, ठीक। तो यही दिया गया है, तो c के पावर -1/10⁻15, समझ रहे हैं, या तो चलो ऐसा ही लिखो, c के पावर -e और k का वैल्यू पर फर्मी है तो पाई फर्मी ही लिख दीजिए, और आपको r का वैल्यू क्या है 5 फर्मी है, तो 5 × फर्मी, फर्मी से फर्मी कैंसल, इतना बराबर क्या है, इतना बराबर आपको ये वाला फोर्स है, तो ये वाला फोर्स है इतना बराबर, तो ये वाला फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ऐसा तो ये आता था 23.34 इंटू ये 10 के पावर -29 आएगा क्या, देखो ना 10 के पावर -38 में से 9 हो जाएगा, तो ठीक। c का वैल्यू पूछ रहा है तो c बराबर आप लिख दीजिए ce इंटू, अब देखिए क्या हो गया, एक्चुअली आपको फर्मी से फर्मी कट गया, तो ये आपको हो गया e के पावर -5 से बच गया, बचा कि नहीं, e के पावर क्या बचा -5, देखो ना भाई कट गया ना, तो कट गया, तो इसका मतलब ये है, ये आपको ऐसा c बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर आपको -5 को क्या हम लिख सकते हैं, e के पावर 5 लिख सकते हैं, e के पावर -5 को हम लिख सकते हैं c/e के पावर 5 बराबर 23.34 इंटू 10⁻⁹, ठीक। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए, c का वैल्यू हो जाएगा बापू 23.34 इंटू 10⁻⁻29 अपॉन
क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये में तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा e के पावर 5। ठीक, e के पावर 5, तो e का वैल्यू जानते हैं क्या आप लोग, e का वैल्यू जान लो आप, e का वैल्यू होता है 2.7 के पावर 5 कर दीजिए, गुना कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था आपको 15 है ना, ये था मेरा 15। चलिए तो ये चीज अब जरा देखिए, हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन 16 जैसा सवाल हम आपको जब कूलम्स लॉ का थ्योरी पढ़ा रहे थे उस टाइम में भी हमने बताया था। ठीक है, 16 में काफी आसान सवाल है कि 3 चार्ज को एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे लिया गया है, ठीक है, तो पूछा गया है कि तो फोर्स निकालिए किसी एक चार्ज का। देखिए ध्यान दीजिए, आपको सवाल है 16 में दिया गया कि 3 इक्वल चार्ज है जो कि आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे लिया गया है ना। 3 इक्वल चार्ज, 3 इक्वल चार्ज जो है, जो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे तीनों को लिया गया है, आपको 2 × 10⁻⁻6 कूलम, यानी यहाँ भी 2 × 10⁻⁻6 कूलम, यहाँ भी 2 × 10⁻⁻6 कूलम, यहाँ भी 2 × 10⁻⁻6 कूलम। तो पूछा गया कि इन तीनों चार्ज में से किसी एक चार्ज पे आप फोर्स निकालिए बाकी दो के चलते। ठीक है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ दिया गया है कितना, ये दिया गया 5 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो निकाल दीजिए भाई, किस पर निकालें, इस पर, किसी पर निकाल दीजिए। चलिए इसी पर निकालिए, तो इस पर निकालिएगा तो इसके चलते रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर, इसको मान लीजिए F1। इसके चलते रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर, इसको मान लीजिए F2। और देखो ना, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इसके चलते इस पे क्या लगेगा, रिपल्सिव इधर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसके चलते इस पे क्या लगेगा, रिपल्सिव इधर। ऐसा जाहिर सी बात है, ये भी दूरी 5 सेंटीमीटर, ये भी दूरी 5 सेंटीमीटर, तो डाटा सब सेम है। देखो ना, चार्ज सब बराबर है, दूरी भी सब बराबर है, तो आपको फोर्स भी सेम होगा, दोनों होगा कि नहीं होगा। अरे फोर्स बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0, तो ये तो कांस्टेंट है, आपको Q1 Q2 r², तो Q1 Q2 बराबर है, Q1 Q2 Q3 सब बराबर है, R भी सब जगह बराबर है, तो फोर्स भी सब क्या होगा, बराबर होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये F1 था, ये F2 था, तो आपको एक्चुअली में F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बराबर F मान लीजिए, F एज्यूम कर लो भाई। चलिए अब F का वैल्यू निकालिए, उससे पहले F का वैल्यू आप निकालिए, उससे पहले सोचिए कि आपको ये F1 F2 और आपको पता है कि F1 F2 दोनों बराबर है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो आपको F1 और F2 के टर्म से बीचों बीच से जाएगा। अरे भाई, दो फोर्स बराबर है तो रिजल्टेंट टर्म से बीचों बीच से जाएगा ना। तो एंगल दोनों के बीच देखिए, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये भी एंगल टोटल 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट जो बनाएगा वो दोनों के साथ F1 F2 दोनों के साथ जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है वो क्या है, 30 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। देखिए ना, रिजल्टेंट का एंगल ये वाला, ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, इसके साथ भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आप ये कीजिए, पहले आप F निकालिए, तो F बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 × 10⁹
और आपको चार्ज का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻12। अरे देखिए ना Q1 Q2 करोगे ना भाई, Q1 Q2 दोनों बराबर हैं, तो 2 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर करो 4 इंटू 10⁻12 बाई आर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से, तो ये हो जाएगा कितना आपको 36 इंटू 10⁻, देखिए ऊपर में -3, और ये 100 भी ऊपर में ही चला जाएगा ना, देखिए 10⁴ ऐसा, और ये क्या 25 ऐसा, तो एक्चुअली में हो जाएगा 1 बराबर 36/25, और ये क्या हो जाएगा इंटू 10। सही है ना? तो ये ऐसा, अब इस चीज को आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, काट सकते हैं, 5 से कितना हो जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो 2, ये क्या हो जाएगा 5, यानी 72/5 एफ आ गया। तो एफ नेट निकाल लो, एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एफ नेट यानी ये वाला, दोनों आपको F1 F2 के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री है, तो एफ नेट निकाल लीजिए। एफ नेट निकालने का फॉर्मूला जानते हैं आप, वेक्टर में पढ़े थे, तो वो क्या आ जाएगा F1 का स्क्वायर यानी 72/5 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर यानी 72/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 यानी 72/5। 2 बार लिखोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा स्क्वायर ही हो जाएगा। अरे भाई 2F1 F2, F1 F2 दोनों बराबर है 72/5 है, इंटू कॉस थीटा, तो कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ, हाफ से चला गया ये, तो ऐसा बच गया। तो ऐसा जब बच गया तो देखिए, तो 72/5 को कॉमन कर लो, सब में है, तो आप 72/5 को कॉमन कीजिएगा सर, सब में है, तो 72/5 का स्क्वायर कॉमन, 72/5 का स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा, और यहाँ भी 1 बच जाएगा, होगा ना। 72/5 को कॉमन कर लिए, 72/5 का स्क्वायर को, ठीक है। तो ऐसा बच गया बाबू, जब ऐसा बच गया तब इसको लिख लो, लिख लीजिए 72/5 को बाहर निकाल दीजिए, है ना, तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट से बाहर आएगा, तो इंटू √3 1 2 3, तो ये हो गया एफ नेट। एंगल तो आपको पता ही चले कितना डिग्री 30 डिग्री बना रहा है, कैसे, क्योंकि एफ नेट जो होगा वो F1 और F2 के बीचों बीच जाएगा, क्योंकि F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों के बीच एंगल क्या है F1 F2 के बीच 60 डिग्री, तो एकदम से बीचों बीच जाएगा रिजल्टेंट। तो F1 के साथ भी 60/2 यानी 30 डिग्री, F2 के साथ भी 60/2 यानी 30 डिग्री। चलिए ये बात हो गया। अब आगे का सवाल करते हैं। आगे का सवाल भी आसान है, एक्चुअली 16 नंबर क्वेश्चन था, वहां पर 15 ही लिखा हुआ रह गया जी, 16 है 16, ठीक। अब करते हैं 17, देखिए जरा 17 भी कर लें। में कहा गया 4 इक्वल charges 2 microcoulomb each are fixed at the 4 corner of a square of side 5 cm. Find the coulomb force experienced by one of the charge due to the rest 3. एक स्क्वायर है, इसके सभी कॉर्नर पे चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ भी वही चार्ज है, यहाँ भी वही चार्ज है, और यहाँ भी इस कॉर्नर पर भी वही चार्ज है। तो बोला गया कि आप, और साइड लेंथ इसका 5 सेंटीमीटर लिया गया है, इसका स्क्वायर है ना,
कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 17, साइड 5 सेंटीमीटर। तो बोला गया कि आप, इसमें भी वही सवाल है कि आपको एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया और बोला है किसी एक चार्ज पर बाकी तीनों की वजह से फोर्स निकालिए। तो जाहिर सी बात है, इस पे अगर हम इसको कंसीडर करते हैं इसको, तो इस पे तीनों फोर्स लगाए, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। ये क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स इधर, मानिए F1। ये भी क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स इधर F2। और ये भी क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। देखो ना भाई, ये वाले लाइन पे इधर, तो ये वाला लाइन एक्चुअली क्या होता है, ये वाला लाइन एकदम से 45 डिग्री एंगल बनाता है इसके साथ और इसके साथ, है ना। देखो ना, ये लाइन कितना एंगल 45 ही बनाता है ना। ये क्या मेरा F3। एक बात बताइए, आपको चार्ज सभी जगह बराबर है, सिर्फ आपको दूरी का अंतर हो जाएगा। इसमें 5 सेंटीमीटर, इसमें 5 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, दूरी डायगोनल 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल दीजिए F1 F2। तो आपको F1 और F2 देखिए तो बराबर होगा बाबू। देखो तो ये में चार्ज भी सेम और ये दूरी 5 सेंटीमीटर। इस वाले फोर्स के लिए, इस वाले के लिए आपको ये दोनों चार्ज भी सेम, दूरी 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि F1 बराबर F2 बराबर F है, जूम कर लो। अच्छा, F3 में क्या अंतर है, F3 में सिर्फ डिस्टेंस का अंतर है, जो आपको 5 ना हो के 5√2 हो गया है। चलिए, तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, तो आपको इस पे टोटल फोर्स जो लगेगा F नेट वो क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 लगेगा कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहले आप F निकालिए, यानी F1 F2 निकालिए। तो F निकालिएगा तो 9 × 10⁹ और चार्ज क्या है 2 माइक्रोकूलम है, तो 4 × 10⁻12 हो जाएगा। अरे 2 × 10⁻2 × 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6 × 2 × 10⁻6 क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻12। दूरी क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 36 × देखिए ध्यान दीजिए 10⁻³ और ये क्या 25, और ये देखिए तो 100 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी 10⁻4। ये क्या हो जाएगा 10⁻³ है, तो 360/25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 72/5, है ना। यानी F1 F2 दोनों आपको क्या आया, बराबर 72/5, और दोनों के बीच में एंगल क्या है बाबू 90 डिग्री। देखो F1 ऐसे F2 ऐसे। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए ना कि F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड निकाल लो। F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर है, तो लिखोगे ना F1 का स्क्वायर यानी 72/5 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर यानी 72/5 का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा यानी 2F1 F2 cos थीटा। तो cos थीटा, तो देखो तो एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री यानी 2F1 F2 आप लिखेंगे यहाँ पे 2F1 F2 cos 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा 0। नहीं समझ में आया। अरे F1 F2 क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे का। तो आप रिजल्टेंट फोर्स कैसे लिखेगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 डिग्री, है ना। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो पूरा टर्म 0, कोई फायदा ही नहीं लिखने का। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन ले लीजिएगा, तो 72/5 के स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, तो यहाँ भी 1 प्लस यहाँ भी 1, तो ये क्या रूट से बाहर निकाल दोगे तो 72/5, और रूट में क्या बच जाएगा 1 + 1 2। ये ऐसा आ गया। F3 का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो F3 का वैल्यू निकालिए F3। तो F3 में Q1 Q2
तो वही बात है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 गुने 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 5√2 का स्क्वायर कर दो भाई, 5√2 अपॉन 100 का स्क्वायर करेंगे। समझ रहे हैं क्यों? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए सर, है ना? आ रहा है जी, समझ गए बाबू? तो वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और ये 100 जाकर ऊपर क्या कर देगा 10 के पावर 4 और ये नीचे में 5√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 50, 25 गुने 2, अरे 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 गुने 2 50। ये हो गया एक्चुअली 360/50, ठीक है? यानी आपको ये हो गया, है ना, 36/5। और ये देखिए तो कितना डिग्री एंगल F1 F2 दोनों के साथ बना रहा था, 45 डिग्री। और F1 प्लस F2 करने के बाद जो रिजल्टेंट मिला होगा, ध्यान से बात को सुनना बाबू, यहीं पे मेन बात है। जैसे आपने F2 प्लस F1 किया तो F2 प्लस F1 का कोई ना कोई तो रिजल्टेंट वेक्टर मिला, तो वो जो भी मिला होगा वो क्या आपको F1 और F2 दोनों के साथ बराबर एंगल बनाएगा, क्योंकि F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। वो क्या बनाएगा? F1 के साथ जो एंगल बनाएगा वही F2 के साथ भी बनाएगा। कितना कितना 45 वो भी बनाएगा, है ना? तो वो भी 45 बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि F1 और F2 को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट आया था वो F3 के पैरेलल था, है ना? तो पैरेलल था तो क्या आ जाएगा? पैरेलल वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं? बस दोनों का मैग्नीट्यूड जोड़ दीजिए। समझ रहे हैं ना बात? जैसे देखो ना F1 और F, जैसे हमेशा याद रखो कि अगर दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो दोनों का रिजल्टेंट जो है वो एकदम से बीचों बीच से जाएगा, दोनों फोर्स के बीचों बीच से जाएगा। अगर दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री है तो 30-30 दोनों के साथ बनाएगा। दोनों के बीच का एंगल अगर 30 डिग्री है तो 15-15 डिग्री दोनों के साथ बनाएगा। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो दोनों के साथ 45-45 बनाएगा। तो देखिए F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो F1 प्लस F2 करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ऐसे जाएगा, जो F2 के साथ भी 45, F1 के साथ भी 45 बनाएगा। और एक्चुअली F3 भी F1 और F2 दोनों के साथ 45 ही बना रहा है। तो नहीं कह सकते कि F3 इज पैरेलल टू F1 प्लस F2 के रिजल्टेंट। तो आपको F नेट बराबर जो हो जाएगा वो आपको F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है? तो F1 प्लस F2 का जो मैग्नीट्यूड, F1 प्लस F2 का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आया था वो क्या आया था जी? वो देखो मिटा तो दिए, आपको शायद आया था 72/5 √2 और ये क्या आया है 36/5, यही आया है। तो यही क्या आ जाएगा? आपको रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। यानी इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं 72√2 प्लस 36/5। इसको और सुंदर करके लिखना है, कॉमन कर लीजिए 36, तो 36 ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1/5, ठीक है? और अच्छा से लिखना है 36 इंटू 2 इंटू √2 का वैल्यू क्या होता है 1.4 प्लस 1/5। कैलकुलेट कर लीजिए, मैथमेटिक्स से आगे, है ना? गुना है सिर्फ, और क्या। तो ये चीज बात समझे, ये रिजल्टेंट हमने कैसे निकाला। चलो ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए
18 में बोला गया हाइड्रोजन एटम contains one proton and one electron. It may be assumed that the electron revolve in a circle of radius 0.53 angstrom and is with the proton at the center. The hydrogen atom is said to be in the ground state in this case. Find the magnitude of electric force between the proton and the electron of hydrogen atom in its ground state. देखिए, आपको बोला गया कि एक हाइड्रोजन एटम है जो अपने ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम जब रहता है तो आपको प्रोटॉन, सेंटर पे तो प्रोटॉन रहता ही है, ग्राउंड स्टेट में रहे किसी स्टेट में रहे, और इलेक्ट्रॉन आपको पहली कक्षा में रिवॉल्व करते रहता है। तो आपको एक्चुअली में पहले कक्षा का आपको रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक्चुअली में एंगस्ट्रॉम क्या होता है, न्यूक्लियस का रेडियस आपको मेजर किया जाता है आपको फर्मी में, और आपको किसी भी आपको जो ऑर्बिट्स होते हैं उसका रेडियस मेजर किया जाता है एंगस्ट्रॉम में। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिए, तो ये चीज़ यानी ये फर्स्ट आपको ये जो है फर्स्ट ऑर्बिट में जो घूमते रहता है तो क्या कहते हैं ग्राउंड स्टेट में। ठीक, तो बोला गया तो फोर्स निकालिए दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, तो निकाल लीजिए 9 इंटू 10⁻9, और आपको दोनों पे चार्ज तो सेम ही होगा 1.6, तो 2.56 इंटू 10⁻38। अरे कीजिएगा ना 1.6 इंटू 10⁻19, इस पे इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, प्रोटॉन पर भी वही 1.6 इंटू 10⁻19, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऐसा है। दूरी क्या है, इतना एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए इंटू 10⁻10। ठीक, इसको ये कर लीजिए तो एक बराबर क्या हो जाएगा 23.34 गुने ये हो जाएगा। देखो ध्यान दो, ये 10 के पावर -29 गुने ये देखिए तो 10 के पावर -10 का स्क्वायर, तो 10 के पावर क्या आ जाएगा -20, और ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 20 हो जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा 0.53, तो 0.53 ये हो जाएगा। तो 0.53 का मतलब क्या होता है, 0.53 का मतलब है आपको एक्चुअली इसको ऐसे भी लिख लो ना 0.53 का स्क्वायर, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये 53/100, तो इस चीज़ को लिख सकते हैं ना, तो वो भी क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 10 के पावर 4 बन जाएगा। देखिए ना, इसको 0.53 को क्या कर सकते हैं बाई 100। ठीक, तो इस चीज़ को लिखिए 24 29 23.34 23.34 बोलिएगा, 34 नहीं बोलिएगा, गलत तरीका से बोलने का। तो ये हो जाएगा 10 के पावर -5 अपॉन 53 का स्क्वायर। चलिए हो गया, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बोलेगा फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। पहले वाला प्रॉब्लम में इसमें जो बोला गया है ना, ये 18 है एक्चुअली, बोला कि 18 सवाल में जो भी डाटा दिया है उसी के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बताइए। इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है, क्योंकि आपको ये अगर घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा, ये वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ना, यानी अट्रैक्टिव फोर्स। फिर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बनाओ, इतना कर दीजिए है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² r, इतना बराबर कर दीजिए, तो आपको 19 में यही वाला फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा 10 के पावर -5 अपॉन 53 का स्क्वायर। ठीक, बराबर mv²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है mv² r होता है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है
9.1 इंटू 10⁻38 इंटू v स्क्वायर बाई r क्या है, r को लिखिए 0.53 फर्मी, यानी 0.53 फर्मी, तो इसको क्या 53 लिखिए, 53/100 इंटू फर्मी को क्या 10⁻−10, तो ये 10⁻−12 भी तो लिखा जा सकता है, यानी 23.34 × 10⁻5 अपॉन 53 का स्क्वायर बराबर 9.1 में 10⁻31 × v स्क्वायर बाई 53, और ये क्या 10 के पावर, आपको देखिए तो 100 है तो ये 10⁻2 है, ऊपर जाएगा 10⁻−10 हो जाएगा, और दोनों को ऊपर लेकर चले जाएंगे, ये हो जाएगा 10⁻12 होगा कि नहीं, 153 से 153 कैंसिल। अब निकाल लीजिए v बराबर क्या हो जाएगा, तो 23.34 10⁻−5 अपॉन 9.1 इंटू ये 10⁻31 था, इधर आया तो 10⁻31 हो जाएगा, 10⁻31 गुणे 10⁻−12 आएगा, इधर आ जाएगा डिवाइड में बराबर v स्क्वायर, कर लो। तो देखिए तो आप ये कीजिएगा तो आपको ये करीब करीब आएगा 2.5 करीब करीब ऐसा ही आएगा, या 2.4 लिख लीजिए जो लिखना है, लेकिन आना चाहिए आपको 2.45 एक्चुअली इंटू, ये देखिए अब ये क्या आ जाएगा 10⁻−5 और 10⁻−12 क्या आ जाएगा 10⁻−17, और ये क्या है 10⁻31 है, तो क्या आ जाएगा 10⁻14 बच जाएगा बराबर v स्क्वायर। इसको ये कर लीजिएगा 2.5 का आप रूट निकालिएगा, तो ये आ जाएगा एक्चुअली कितना आ जाएगा जी बोलो 1.5 गुने 10⁻7 मीटर पर सेकंड, यही स्पीड होगा इलेक्ट्रॉन का, यानी इसी स्पीड से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मूव करता है, 10⁻7 मतलब समझते हो करीब करीब लाइट के वेलोसिटी का 1/10 है ना। चलिए ये क्वेश्चन था 19 था क्या, 19 था, ठीक। चलिए हो गया ना, एक सेकेंड कहीं पे डाटा मिस्टेक हुआ है क्या, इसमें 2.18 दे रहा है, देख लो देख लो देख लो देख लो भाई, ये 23 पॉइंट इतना इंटू 10⁻⁵ सही लिखा है ना मैंने। चलिए ओके ओके, ये सब सही होगा, आपको 53 का स्क्वायर ये हाँ, डाटा मिस्टेक तो हुआ है और बहुत भारी मिस्टेक हुआ है, समझ रहे हैं क्या, ये 53 तो हम लिखना भूल ही गए थे, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आना चाहिए कितना 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अरे देखो ना आया था तुम्हारा 10⁻7 उससे, और ये 53 है, तो करीब करीब क्या 53 के मतलब कि आपको 50 गुने 2, यानी आपको सॉरी ये 53 का मतलब ये है कि आपको इसको आप लिख सकते हैं 100/2 करीब करीब, यानी 106/2, तो एक पावर घटा के 2 से गुना भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो वही तो आया है 10⁻7 आ रहा था, क्या आ रहा है 10⁻6 आ रहा है, ठीक। चलिए अब आते हैं 20 में। देखिए 20 यानी 20वां सवाल, SC वर्मा का बाबू। 20 में कहा गया है 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट x पर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और चलता है डॉट डॉट 100 सेंटीमीटर।
पहला चार्ज है 1 इंटू 10⁻⁸, दूसरा है 8 इंटू 10⁻⁸, तीसरा है 27 × 10⁻⁸, और लास्ट वाला है डॉट 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 1000 × 10⁻⁸। अच्छा सवाल है। एक चार्ज लिया गया था कहां पर, ऑरिजिन पे, ठीक है, वो कितना का था, 1 कूलम का था, और एक चार्ज लिया गया था यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के दूरी पर, और दूसरा चार्ज लिया गया था 20 सेंटीमीटर के दूरी पर, और तीसरा 30 सेंटीमीटर के दूरी पर, और ऐसे ऐसे आपको 10वां चार्ज 10 चार्ज लिया गया था, 10वां चार्ज जो था वो था 100 सेंटीमीटर के दूरी पर। पहला चार्ज था 1 इंटू 10⁻⁸, ये था 8 इंटू 10⁻⁸, और ये था 27 इंटू 10⁻⁸, और ये था 1000 इंटू 10⁻⁸। 10 चार्ज ऐसे रखा गया। तो बोला है कि ये 10 चार्ज मिलके इस पे ऑरिजिन वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा। ये 10 चार्ज मिलकर ऑरिजिन वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा। तो 10 बारी बारी से लगाएगा, तो 10 का फोर्स बारी बारी से लिख दीजिए, और 10 क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स इधर में, तो सीधा मैग्नीट्यूड जुट जाएगा 10 का, है ना, क्योंकि सब तो पैरेलल हो जाएगा ना सारा फोर्स। तो आप आसानी से इसको लिखिए, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें होगा, ठीक। देखिए ये पहले वाले चार्ज के वजह से इस ऑरिजिन वाले चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा, इसके चलते भी रिपल्सिव फोर्स इधर ही, इसके चलते भी रिपल्सिव फोर्स इधर ही, इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां सब इधर ही फोर्स लगाएगा रिपल्सिव। इस पे सारा फोर्स इधर ही लगेगा, यानी सारा का मैग्नीट्यूड चुपचाप जोड़ दीजिए क्योंकि सब पैरेलल आ जाएगा। तो लिखो इस पे F नेट बराबर 9 इंटू 10⁹। अब बताइए पहला वाला चार्ज जो इस पे फोर्स लगाएगा, है ना, 9 इंटू 10⁹ तो सब में रहना है ना, अरे 1/4πε तो सभी फोर्स में रहेगा ना, तो Q1 Q2 तो क्या आ जाएगा 1 कूलम और इतना, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 10⁻⁸ बाई R स्क्वायर, ये क्या है 10 सेंटीमीटर है, यानी 10/100 का स्क्वायर। अब दूसरे वाले में आइए, देखिए ये पेयर लगेगा, तो 1 इंटू इतना कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁸ भाई दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 का स्क्वायर प्लस ये क्या है जी 30 सेंटीमीटर वाले पे 27 है, तो आपको 1 इंटू इतना 27 करोगे तो 27 × 10⁻⁸ अपॉन दूरी क्या है 30 सेंटीमीटर है, 30/100 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10वां चार्ज, एक्चुअली 3 ही डॉट दिया कीजिएगा, 3 ही डॉट रहता है, 1000। देखो ना 1 × 1000 करो तो इतना ही आएगा, और दूरी क्या है 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 100/100 का स्क्वायर। चलो अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 1 तो 1 का क्यूब, 8 को 2 का क्यूब, 27 को क्या 3 का क्यूब, और इसी तरीके से 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और देखिए एक चीज और, आप कहने का मतलब इन सभी में आप देखो 10/100, 20/100, 30/100, आपको इसी तरीके से 40/100, 50/100, 100/100 होता गया, चला गया। आप ऐसा कर लीजिए कि इन सब में आप ऐसा कर लो, ये एक एक जीरो को उड़ा दो। अब क्या हो जाएगा ये 2/10, 3/10, आपको 10/10, और ये क्या 1/10, यहाँ भी उड़ा दीजिए, है ना, तो क्या आ जाएगा 1/10 का स्क्वायर, 2/10 का स्क्वायर, 3/10 का स्क्वायर, डॉट डॉट 10/10 का स्क्वायर। ठीक,
अब ऐसा कीजिए कि आप ये जो नीचे वाला 10 का स्क्वायर है सबको कॉमन ले लीजिए। तो ये कॉमन लीजिएगा तो उससे पहले इसका एक बात समझिए कि नीचे वाला जो है अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहें तो ये क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में सीधा चला जाएगा। पेपर भाई इसके बाई में है ना, यानी इसके मल्टीप्लाई में नहीं समझ में आया। इतना बटा इतना है, ये कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा नीचे वाला। तो इसको सब में है बाई 10 तो सीधे इधर लिख दीजिए। बाहर 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 10 के स्क्वायर, ये वाला कहाँ गया ऊपर, सब में था तो कॉमन कर लिए। अरे यहाँ भी ऊपर जाके 10 का स्क्वायर, यहाँ भी ऊपर जाके 10 का स्क्वायर, यहाँ भी ऊपर जाके 10 का स्क्वायर, यहाँ भी तो कॉमन कर लो ना भाई। कॉमन कर लिया। अब जब कॉमन कर लिया और इतना ही 10 के पावर -8 भी सब में है, कॉमन मारिए 10 के पावर -8 को, 10 के पावर -8 भी सभी जगह है तो 10 के पावर -8 भी कॉमन हो गया। तो अब जो बचा उसको लिखिए। यहाँ क्या बचा 1, नीचे में भी 1 था इसको 1 ही रहने दीजिए 1। अब यहाँ क्या बचा 2 का क्यूब और नीचे में क्या 2 का स्क्वायर है ना जी, प्लस यहाँ क्या 27 को 3 का क्यूब और ये क्या है 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऊपर में 1000 बचा यानी 10 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बाई नीचे क्या है 10 का स्क्वायर। अब देखो कितना आसान हो गया सॉल्व करना। हो गया क्या, आपको सभी ऐसे कट जाएंगे तो बच जाएगा क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ये 10 तक, ठीक है। उसको एपी में लिख देना। तो हो गया, इधर देखिए क्या हो गया 9 × 10⁻, आपको 9 तो 11 ये है तो 10 के पावर -8 था, 11 में से 8 गया तो 3, 10 के पावर 3 और ये क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 + 10, ठीक। तो अब निकाल लो, निकाल लीजिए। तो निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना देते हैं, इसमें लिख देते हैं, वो हो जाएगा 9 × 10⁻³ और ये क्या आ जाएगा जी 1 से 10 तक को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55 आता है, आता है कि नहीं आता है। अरे एपी पढ़े हैं ना भाई, एपी में 1 से 10 तक को जोड़िए या तो ऐसे भी जोड़ लो। अगर तुम ये हो तो 10 9 19 19 8 कितना होगा जी 27 होगा कि नहीं, और 27 8 कितना होगा 34 34 6 40 40 5 45 45 4 49 49 और 3 52 52 2 54 1 55 55। अब ऐसा कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा 5 और ये क्या आ जाएगा 9 × 10⁻³। इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं 95 × 10⁵ न्यूटन। यानी ये सारे चार्ज मिला के 10 चार्ज मिला के ऑरिजिन वाला पर जो फोर्स लगाया वो इतना न्यूटन लगाया। ये कौन सा सवाल था, ये था बाबू 20, ठीक। चलिए तो आज 20 तक सॉल्व करवाया।